पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन? ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के मस्तिष्क में था जिसने भी 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु का समाचार सुना। इस प्रश्न के अलावा लोगों के मन में कुछ अन्य शंकाएं भी उत्पन्न हो रही थी जो उन्हें विचलित कर रही थी। जैसे, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात लोकतंत्र की यह परियोजना बच पाएगी? क्या राजनीतिक कामकाज सेना अपने हाथ में ले लेगी, या फिर अनसुलझी समस्याओं जैसे गरीबी, असमानता, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक विभाजन, क्या ये देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे? असल में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक लोकप्रिय नेता थे और स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों से ही जन साधारण का एक परिचित चेहरा थे। साथ ही वे सर्वसम्मति से चुने गए एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इस पद पर 18 वर्ष तक आसीन रहे। 4 वर्ष के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री के पद पर और 14 वर्ष के लिए भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में। विभिन्न कठिन समस्याओं के बावजूद वे हर चुनौती का इस तरह से मुकाबला करते थे कि लोगों को ये लग रहा था, क्या कोई अन्य नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह देश को संभाल पाएगा? ऐसी ही कुछ शंकाएं उनके मन में किसी अनहोनी के होने का डर उत्पन्न कर रही थी। लेकिन जिस सरलता से पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी का चयन हो गया, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी अचंभे में डाल दिया। असल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात तब के कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने विभिन्न कांग्रेसी नेताओं से विचार विमर्श किया, विभिन्न कांग्रेसी सांसदों से विचार विमर्श किया और ये पाया कि कांग्रेस जनों के बीच लाल बहादुर शास्त्री के नाम के लिए सहमति है। अतः उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया और उनका अगला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। वे विशेषताएं जिनके कारण लाल बहादुर शास्त्री सर्वसम्मति से चुन लिए गए थे कुछ इस प्रकार हैं। पहला, वे उत्तर प्रदेश से आने वाले एक निर्विवाद नेता थे। उन्हें नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर कार्य करने का एक लंबा अनुभव था। आखिरी 1 वर्ष में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से शास्त्री जी पर ही निर्भर हो गए थे। वे अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे और अपने कर्तव्य निष्ठा के मामले में तो वो इतने संवेदनशील थे कि एक बड़ी रेल दुर्घटना के पश्चात उन्होंने रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र ही दे दिया था। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2 चुनौतियां थी उनके सामने। पहला, देश के अंदर मौजूद आर्थिक संकट, अर्थात भारत चीन युद्ध के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से अभी देश उबरा भी नहीं था कि 1965 में देश को दूसरे युद्ध का सामना करना पड़ गया, जिससे देश में आर्थिक संकट और भी गहरा गया था। दूसरा, देश में मानसून की असफलता के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश में गंभीर खाद्यान्न संकट पैदा हो चुका था।
मुझे याद है उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री ने एक मुहिम चलाई थी कि और लोगों से आग्रह किया था कि सप्ताह में एक दिन एक वक्त का उपवास रखें। इससे खाद्यान्न समस्या में कितना लाभ हुआ अथवा नहीं, ये बात की बात है, लेकिन इस मुहिम से वो लोगों के बीच एक संदेश देना चाहते थे कि हमें स्थितियों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना है। इस परिवेश में लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था जो कालांतर में लोकप्रिय तो हुआ ही, लेकिन आज की अर्थात वर्तमान स्थिति में उतना ही तर्कसंगत है। वह नारा था, जय जवान जय किसान। जय जवान उन सैनिकों के सम्मान में जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और जय किसान उन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो किसान दिन रात कठिन परिश्रम कर अपने खेत खलिहानों में देश के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं, और इस समय वो और भी अधिक मेहनत करें कि देश को खाद्यान्न संकट से बाहर निकाला जा सके। ये देश का दुर्भाग्य था कि 2 वर्ष से भी कम की अवधि में देश ने अपना दूसरा प्रधानमंत्री भी खो दिया। बात 9 जनवरी 1966 की है। लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से समझौते के लिए ताशकंद में मौजूद थे। ताशकंद जो तब के सोवियत संघ का एक बड़ा शहर था और आज के उज्बेकिस्तान देश की राजधानी। इस समझौते की मध्यस्थता तब के सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेजनेव कर रहे थे। उद्देश्य दोनों देशों को युद्ध समाप्त करने के लिए आग्रह करना कि दोनों देश शांति स्थापित करें और अपनी अपनी सेनाओं को वापस वहीं ले जाएं जहां पर वो युद्ध से पहले थी। अगले दिन अर्थात 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही वो अपने कमरे में मृत पाए गए, शायद दिल का दौरा पड़ने के कारण। मैं यहाँ शब्द शायद क्यों प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि शास्त्री जी के परिवार जन भी शास्त्री जी के मृत्यु के इस कारण से संतुष्ट नहीं थे। कारण जो भी हो, शास्त्री जी के मृत्यु का कारण आखिर तक विवाद बना ही रहा। अब जिस सरलता से पंडित नेहरू के उत्तराधिकारी का चयन हो गया था और उसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी अचंभे में डाल दिया था, लाल बहादुर शास्त्री के उत्तराधिकारी का चयन कांग्रेस के लिए एक चुनौती साबित होने जा रहा था, क्योंकि वे 2 लोग जो स्वयं को इस पद का योग्य उम्मीदवार बता रहे थे, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला था। ये 2 लोग थे मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। दोनों के पास अपने अपने तर्क थे ये साबित करने के लिए कि वे ही इस पद के योग्य उम्मीदवार हैं। आइए एक एक करके इनकी योग्यता के बारे में जान लें। पहले हम बात करते हैं मोरारजी देसाई की। वे एक वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्य थे। वे बॉम्बे स्टेट, आज के गुजरात और महाराष्ट्र का सम्मिलित राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे और उन्हें नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर कार्य करने का भी अनुभव था। दूसरी ओर इंदिरा गांधी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी। वे स्वतंत्रता संघर्ष के समय से ही बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। तीसरा, वर्ष 1958 में वे कुछ समय तक कांग्रेस की अध्यक्षा भी रह चुकी थी और हाल ही में शास्त्री मंत्रिमंडल में वे सूचना एवं प्रसारण मंत्री के
पद पर रह चुकी थी। मुकाबला कड़ा था और सर्वसम्मति से नतीजा ना निकलते देख गुप्त मतदान से निर्णय लेने का फैसला किया गया। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक समूह ने, जिसे अनौपचारिक रूप से कांग्रेस सिंडिकेट कहा जाता है, उन्होंने इंदिरा गांधी के पक्ष में समर्थन देने के संकेत दिए। इससे बात कुछ तो स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मतदान करवाया गया और जैसा कि अनुमान था, परिणाम इंदिरा गांधी के पक्ष में रहे, जहां लगभग 2/3 सांसदों ने इंदिरा गांधी के के पक्ष में मतदान किया और इस प्रकार इंदिरा गांधी का अगला प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। अब इतने कड़े मुकाबले और सर्वसम्मति से बात ना बन पाने के बावजूद जिस शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता से संबोधित किया। अब आगे बढ़ने से पहले दर्शकों के मन में, विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिरकार ये वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्यों के उस समूह ने, जिसे हम सिंडिकेट के नाम से बुला रहे हैं, उन्होंने अपने सह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई का समर्थन ना करके आखिरकार क्यों इंदिरा गांधी का समर्थन करने का निर्णय लिया। और उससे भी ऊपर, इससे भी ज़्यादा आवश्यक जानना ये जरूरी है कि आखिर इस समूह में कौन कौन से कांग्रेसी नेता हैं और आखिरकार इन कांग्रेसी नेताओं को इस तरह का सिंडिकेट अर्थात समूह बनाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। राजनीतिक दृष्टि से ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आइए इसकी चर्चा करें। इसके लिए हमें 3 साल पीछे जाना होगा, अर्थात बात 1963 की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन, ये प्रश्न तो 1963 से ही खड़ा हो गया था, जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्वस्थ हुए। तब 4 कांग्रेसी नेता तिरुपति बालाजी के दर्शन के उद्देश्य से उन्होंने तिरुपति जाने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन उनका मूल उद्देश्य एक गुप्त मुलाकात करके एक ऐसी रणनीति तैयार करना था कि कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ में रहे, जिससे कि वो सत्ता पर काबिज रह सकें। आइए अब हम इन नेताओं के नाम बता दें। ये थे तमिलनाडु से के कामराज, आंध्र प्रदेश से नीलम संजीवा रेड्डी, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और मैसूर से एस निजलिंगप्पा। बाद में महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता एस के पाटिल भी इसमें शामिल हो गए थे। अर्थात कुल मिलाकर वरिष्ठ कांग्रेसियों के इस समूह को, जिसे हम बार बार सिंडिकेट कह रहे हैं, उसमें कुल मिलाकर 5 सदस्य थे, जिनकी तस्वीर और नाम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब शायद कुछ स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर उन्होंने मोरारजी देसाई की तुलना में इंदिरा गांधी का समर्थन करने का निर्णय क्यों लिया। यूँ तो इंदिरा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के समय से राजनीति में सक्रिय थी। वे कांग्रेस की अध्यक्षा भी रह चुकी थी और हाल ही में शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री पद पर भी तैनात थी। लेकिन सिंडिकेट की सोच यह थी कि इंदिरा गांधी की प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभवहीनता इंदिरा गांधी को उनकी सलाह लेने के लिए मजबूर करेगी और वे सत्ता का केंद्र बने रहेंगे। ऐसा शायद तब नहीं होता अगर उन्होंने मोरारजी देसाई का समर्थन किया होता, जो खुद में वरिष्ठ नेता और पूरी तरह से अनुभवी नेता थे। इससे भी ऊपर
क्योंकि ये घटना जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर का कार्यभार संभाला, बात वर्ष 1966 जनवरी की है, और मात्र एक वर्ष के अंदर ही देश लोकसभा और विधानसभा चुनावों का सामना करने जा रहा था, और इस समय सरकार कुछ चुनौतियों का भी सामना कर रही थी। तो सिंडिकेट ने ये सोचा कि ऐसे हालात में विभिन्न निर्णय लेने के लिए इंदिरा गांधी को उनके पास आना ही पड़ेगा, अर्थात वे सत्ता का केंद्र बने रहेंगे, और जैसी रणनीति उन्होंने बनाई थी शायद उसमें वो कामयाब होंगे। अब वो अपनी रणनीति में कामयाब हुए या नहीं, ये चर्चा तो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उन समस्याओं की जिनका सामना इंदिरा गांधी को करना पड़ा जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। इनमें दो समस्याएं तो वही थी जो लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल से चली आ रही थी, अर्थात देश में आर्थिक संकट, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण देश अभी आर्थिक संकट से उभरा भी नहीं था कि 1965 में भारत को एक अन्य युद्ध का सामना करना पड़ गया, जिससे कि देश में आर्थिक संकट और गहरा गया था। दूसरी बात वही कि मानसून की असफलता के कारण जब देश में सूखे की स्थिति पैदा हो चुकी थी तो खाद्यान्न का संकट, गंभीर संकट पैदा हो चुका था, और हमें खाद्यान्न की पूर्ति के लिए दूसरे देशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ा था, विशेष तौर पर अमेरिका से। तीसरी समस्या शायद इंदिरा गांधी द्वारा स्वयं खड़ी की गई थी कि उन्होंने अमेरिका के दबाव में भारतीय रुपए का अवमूल्यन कर दिया, अर्थात जो अमेरिकी डॉलर अभी तक 5 रुपये खर्च करके खरीदा जा सकता था, उसे खरीदने के लिए अब 7 रुपये खर्च करने की आवश्यकता थी। इन समस्याओं के कारण, विशेषकर आखिरी समस्या के कारण, जो नई परेशानियां खड़ी हुई वो कुछ इस तरह से थी। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी उछाल आ गया, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई, खाद्यान्न संकट, जैसा हम पहले कह चुके हैं, गंभीर हो चुका था, और इसके अलावा औद्योगिक उत्पाद में कमी आ चुकी थी, निर्यात कम हो चुका था, और देश के विदेशी भंडार में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी थी। इन परेशानियों के परिणाम स्वरूप जो नई स्थितियां पैदा हुई वो ये थी कि विपक्षी दलों ने बंद और हड़ताल जैसे कार्यक्रम आरंभ कर दिए थे, जिससे कानून और व्यवस्था का खतरा पैदा हो चुका था। इसी दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी ने आंदोलन आरंभ कर दिए थे अधिक समानता के लिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सशस्त्र कृषक विद्रोह आरंभ कर दिया था जो सरकार के लिए सरदर्दी पैदा कर रहा था। इसी काल के दौरान सरकार पर 1966 का हिंदू नरसंहार का कलंक भी लगा। इस 1966 हिंदू नरसंहार आंदोलन को गो हत्या विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आखिरी बिंदु की चर्चा इस समय हम कुछ विस्तार से करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बिंदु, इस तथ्य अर्थात गो हत्या विरोधी आंदोलन का संबंध उस समय की निकट भविष्य राजनीति से था। कैसे? गो हत्या विरोधी आंदोलन की घटना लगभग नवंबर 1966 में घटित हुई, और मात्र 3 माह बाद अर्थात जनवरी या फरवरी 1967 में देश लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहा था। इसलिए इस तथ्य, इस बिंदु की विशेष चर्चा इस समय उस परिवेश के अनुसार अत्यंत आवश्यक है। आइए इस घटना की चर्चा करें। बात 7 नवंबर 1966 की है। ये दिन एक धार्मिक हिंदू पर्व जिसे गोपाष्टमी कहते हैं, वह दिन था जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण और गायों को समर्पित होता है।
साधु सन्यासियों का एक भारी हजूम, साधु सन्यासियों की एक भारी भीड़, जिसका संचालन आरएसएस और भारतीय जनसंघ कर रहे थे। आरएसएस नाम से परिचित होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और आज की भारतीय जनता पार्टी का तब का नाम भारतीय जनसंघ था। तो साधु सन्यासियों की एक भारी भीड़, जिसका संचालन आरएसएस और भारतीय जनसंघ कर रहे थे, उन्होंने संसद भवन पर हल्ला बोल का एक कार्यक्रम बनाया था, इस उद्देश्य से कि सरकार पर एक दबाव डाला जाए कि गो हत्या करने वाले को अपराधी घोषित किया जाए, अर्थात जो गो हत्या करे वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार का कानून बनाने के लिए, सरकार पर दबाव डालने के लिए संसद पर हल्ला बोल का कार्यक्रम बनाया गया था। जुलूस दिल्ली के विभिन्न मार्गों से होता हुआ अंततः संसद मार्ग से होकर संसद भवन की ओर बढ़ रहा था। ये संसद मार्ग, जिसे अंग्रेजी में हम पार्लियामेंट स्ट्रीट कहते हैं, दिल्ली की एक मशहूर सड़क है जो दिल्ली के कनॉट प्लेस को सीधे संसद भवन से जोड़ती है। इस जुलूस में लाखों साधु सन्यासी, जो विभिन्न अखाड़ों से जुड़े थे और विभिन्न तीर्थ नगरियों से आए थे, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, पुरी और हिमालय से भी। जब तक जुलूस शांत रहा, इसे नहीं रोका गया, लेकिन ये जुलूस या ये प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के अंदर जाने की कोशिश की और उन्हें वहां से जाने से रोका गया। भीड़ को नियंत्रण से बाहर जाते देख पहले तो पुलिस ने आंसू गैस की गोली दागे, लेकिन स्थिति को फिर भी नियंत्रण में ना आते देख उन्हें गोली भी चलानी पड़ी, जिससे लगभग 700 से लेकर 800 तक प्रदर्शनकारी, जिसमें साधु सन्यासी भी शामिल थे, की मृत्यु हो गई और कई हजार प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। चुनाव से 1967 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, उससे मात्र 3 महीने पहले इस तरह का आयोजन करने के पीछे भारतीय जनसंघ की एक 3 स्तरीय रणनीति थी। पहला, इंदिरा गांधी के मनोबल को गिराना, क्योंकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस ये 1967 का चुनाव लड़ने जा रही थी। हिंदुओं के बीच ये संदेश भेजना कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है। और तीसरा, हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना कि आने वाले चुनाव में उनको ज़्यादा सीटों पर विजय हासिल हो सके। मेरे मतानुसार इस तरह से धर्म के आधार पर राजनीति करना किसी भी तरह से समर्थन करने योग्य नहीं है, और मेरे ख्याल में हर व्यक्ति को इसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। इस घटना के पश्चात आइए अब हम बात करते हैं 1967 के चुनावों की, जिसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव इकट्ठे होने जा रहे थे। पहले हम बात करते हैं इस चुनावों की विपक्ष के दृष्टिकोण से। विपक्ष के हिसाब से ये चुनाव बाकी पिछले 3 चुनावों अर्थात 1952, 57 और 1962 के चुनावों की तुलना में कम तनाव भरा था, क्योंकि पहला, इस समय कांग्रेस इंदिरा गांधी, जो अनुभवहीन मानते थे विपक्षी, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही। दूसरा, सरकार इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। और तीसरा, कांग्रेस के कुछ मतभेद उभर कर बाहर जा रहे थे, क्योंकि इंदिरा गांधी का चयन प्रधानमंत्री के पद पर सर्वसम्मति से नहीं हो पाया था। और इससे भी ऊपर विपक्षी ये जानते थे कि अभी तक कांग्रेस जीतने में इसलिए सफल हो जाती थी क्योंकि विपक्षी मतों का
विभाजन हो जाता था। इस बार ऐसा भी ना हो, विभाजन भी ना हो, इसके लिए सभी गैर कांग्रेसी दल विभिन्न विचारधाराओं और कार्यक्रमों के बावजूद इसलिए इकट्ठे हो गए कि उन्हें इस बार कांग्रेस को हराना था। इसी दौरान एक समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने एक सिद्धांत का आविष्कार कर दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया गैर कांग्रेसवाद। अपने इस सिद्धांत की प्रामाणिकता के लिए उन्होंने क्या तर्क दिया कि जितने मत कांग्रेस के पक्ष में पड़ते हैं, विपक्ष में पड़ने वाले मतों की संख्या तो उससे ज़्यादा होती है। इसका मतलब कांग्रेस की सरकार एक अलोकतांत्रिक सरकार है जो गरीबों की भलाई का कार्य नहीं करेगी। अतः उन्होंने विपक्षी दलों से आग्रह किया, निवेदन किया कि वो एक साथ इकट्ठे आएं और देश को एक लोकतांत्रिक सरकार दें जो गरीबों की भलाई के लिए कार्य कर सके। दूसरी ओर कांग्रेस की दृष्टि से भी ये चुनाव थोड़ा भिन्न था। कैसे कि ये पहला चुनाव था 1952, 1957 और 1962 के चुनाव के बाद जो चुनाव कांग्रेस पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुपस्थिति में लड़ने जा रही थी। जैसा कि अनुमान था, परिणाम भी वैसे निकले। लोकसभा में बेशक कांग्रेस बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, अर्थात 521 सीटों वाले इस सदन में उसे 283 सीटें मिल गई, लेकिन उसका मत प्रतिशत और सीटों की संख्या पिछले चुनावों के मुकाबले न्यूनतम, सबसे कम थी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ भी रहा होगा तालिका में, पिछले चुनावों में अर्थात 1952, 57 और 62 के चुनावों में जहां कांग्रेस ने एक और लोकसभा में लगभग 75% सीटों पर विजय हासिल की, इस बार 1967 के चुनावों में उसे मात्र 55% सीटों पर ही विजय हासिल हो सकी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के लगभग 50% मंत्री उन्होंने अपनी सीटें गंवा दी, अर्थात वो चुनाव में हार चुके थे। इसके अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जैसे के कामराज, बिहार से के.बी. सहाय, अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से और महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव हार चुके थे। इस स्थिति के पश्चात, कांग्रेस की ये हालत के पश्चात, राजनीतिक विश्लेषकों ने इस घटनाक्रम को राजनीतिक भूकंप से संबोधित किया था। राज्यों में तो स्थिति इससे भी बदतर थी। 7 राज्यों में तो कांग्रेस सीधे सीधे चुनाव हार ही गई थी और 2 राज्यों में वो दल बदलुओं के कारण अपनी सरकार नहीं बना पाई। अर्थात 1962 के चुनाव के मुकाबले ऐसे 9 राज्य थे जहां पर इस बार कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी। ये 9 राज्य कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और दक्षिण में केरल और मद्रास, जिसे आज हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। और उस समय एक व्यंग्यात्मक कथन भी लोकप्रिय हुआ था कि आप दिल्ली से हावड़ा जाइए रेलगाड़ी में, रास्ते में आपको एक भी राज्य ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कांग्रेस का शासन हो। एक नई बात जो 1967 के चुनावों में देखी गई वह ये थी कि राज्य विधानसभाओं में गठबंधन सरकारों का चलन आरंभ हुआ। जब कोई एक राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो 2 अथवा 2 से अधिक राजनीतिक दल
एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार बना लेते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। स्थानीय भाषा में उस समय संयुक्त विधायक दल सरकार के नाम से भी जाना गया, वरना इसे हम राजनीतिक भाषा में गठबंधन सरकार कहते हैं। इसके लिए मुख्यतः दो उदाहरण विशेष तौर पे लिए जाते हैं, बिहार एवं पंजाब। बिहार का उदाहरण लेते हुए हम इस बिहार विधानसभा के संदर्भ में चर्चा थोड़ा सा विस्तार से, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा विस्तार से करने जा रहे हैं कि आपको गठबंधन से संबंधित कुछ तथ्यों, जैसे गठबंधन धर्म, गठबंधन सरकार की सीमाएं एवं मजबूरियां, इस तरह के तथ्यों से आप परिचित हो जाएं। 318 सीटों वाली इस बिहार विधानसभा में उस समय कांग्रेस को मात्र 128 सीटों पर विजय हासिल हुई थी, जबकि बहुमत के लिए 160 सीटों की आवश्यकता थी। अब विपक्षी दलों, जिसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एवं विपरीत विचारधाराओं वाले वामपंथी सोच के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दक्षिणपंथी सोच की भारतीय जनसंघ, ये सब इकट्ठे हो गए कुछ अन्य राजनीतिक दलों के साथ, इस सोच के साथ कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा जाना चाहिए। कांग्रेस को बाहर रखने की चरम सीमा तो देखिए, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो कि सबसे बड़ा दल था, जिसकी 70 सीटें थी लगभग, उसने एक छोटे राजनीतिक दल जिसका नाम जन क्रांति दल था, उसके नेता का मुख्यमंत्री बनना तक का मंजूर कर लिया, और स्वयं इतना बड़ा दल 70 सीटों वाला, उसने मात्र उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष कर लिया। दूसरा इसी संदर्भ में उदाहरण पंजाब का है, जहां पर दो अकाली दल के दो परस्पर विरोधी गुट, मास्टर ग्रुप, संत ग्रुप, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। 1967 के चुनावों में ही कई अन्य शब्द और शब्दावलियां अस्तित्व में आई, जिसमें एक ये भी थी, दल बदलू। जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि उस दल को छोड़कर, जिस दल की टिकट पर वो और चुनाव, जिस दल से टिकट पाकर और जिसके चुनाव चिन्ह पर उसने विजय हासिल की होती है, को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वह दल बदल की श्रेणी में आता है, और इस तरह के आदमी को दल बदलू कहा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा या व्यंग्यात्मक भाषा में आया राम गया राम भी कहते हैं। इस तरह के दल बदलुओं को, अर्थात एक अपनी पैतृक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने वालों के लिए, इस तरह के व्यंग्यात्मक कथन आया राम गया राम का प्रचलन कैसे आरंभ हुआ, इसके पीछे भी एक रोचक घटना है, आइए उसे भी जान लें। वास्तव में कांग्रेस के एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने अपनी पार्टी एक पखवाड़े में, अर्थात मात्र 15 दिन के अंदर अंदर 3 बार बदल ली। पहले वो कांग्रेस को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हुआ, मात्र 9 घंटे में वापस कांग्रेस में आ गया और पुनः यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गया। इस निर्वाचित प्रतिनिधि अर्थात विधायक का नाम था गयालाल। जब गयालाल कांग्रेस को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हुआ और फिर वापस कांग्रेस में आया, तब हरियाणा के एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता राव बीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया और गयालाल की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि गया राम अब आया राम है। शायद उनको नाम में कुछ हम कह सकते हैं कि गयालाल से सुनने में कुछ गलती हो गई होगी, उन्होंने उसको गयालाल की जगह गया राम बुलाया। अर्थात उन्होंने ये कहा कि गया राम अब आया राम है। तब से वे लोग जो अपना दल बदल लेते हैं, पैतृक पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, उनके लिए ये व्यंग्यात्मक कथन अर्थात आया राम गया राम इस्तेमाल किया जाता है। अब
इस दल बदल को रोकने के लिए हालांकि कानून आ चुका है, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, लेकिन कमियां हर कानून में होती हैं और अभी भी राजनीतिक दल प्रतिद्वंदी पार्टी के विधायकों को प्रलोभन देकर उनकी पार्टी से तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने के प्रयास करते रहते हैं और इस तरह के प्रयासों को राजनीतिक भाषा में हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे हम जान चुके हैं कि लोकसभा में बेशक कांग्रेस अपना बहुमत बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन राज्यों में उसकी स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन ये घटनाक्रम विपक्षी दलों के लिए भी बड़ा सुखद नहीं रहा, क्योंकि जहां जहां गठबंधन सरकारें बनी, विचारधारा अलग अलग होने के कारण, कार्यक्रम अलग अलग होने के कारण वे अधिक समय तक समन्वय नहीं बना सकी। अर्थात या तो गठबंधन सरकारों के घटक दल में घटा जमा कर नए गठबंधन बने, या फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। किसी राजनीतिक विश्लेषक की इस संदर्भ में ये टिप्पणी बिल्कुल ठीक बैठती है कि कांग्रेस को हराया तो जा सकता है, लेकिन इसका विकल्प क्या। इसके पश्चात हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की, कि 1967 के चुनाव के पश्चात इंदिरा गांधी ये अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि जनसाधारण, एक गरीब आदमी कांग्रेस से दूर जा चुका है। अर्थात कांग्रेस का आधार जन सामान्य में बिल्कुल कम हो चुका है और अब वो इस तरह के कार्य करना चाहती थी, इस तरह की योजनाएं लाना चाहती थी कि लोगों में एक ये संदेश पहुंचे जनसाधारण में कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। साथ ही वो एक संदेश सिंडिकेट को भी देना चाहती थी कि वो उनके हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रह सकती। इंदिरा गांधी का अपना मस्तिष्क है और वो इस योग्य है कि वो कांग्रेस का नेतृत्व संभाल सके। इसके बदले उन्होंने जो एक कदम उठाया, या यूं कहीं के एक चाल चली, उससे उनके दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो गई। कौन से दो उद्देश्य? एक तो जनसाधारण में एक संदेश भेजना कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, उनके हित की पार्टी है, और दूसरा कि इंदिरा गांधी कांग्रेस का नेतृत्व संभालने में सक्षम है। वो कदम क्या था या वो चाल क्या थी, उसको बताने से पहले हम यहाँ एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी ये करना चाहते हैं कि यहाँ एक मुहावरा ये फिट किया जा सकता है कि एक तीर से दो निशाने करना या एक पंथ दो काज। तो अब वो कदम की बात करते हैं। वो कदम था, इंदिरा गांधी ने एक 10 सूत्री कार्यक्रम नाम की योजना की रूपरेखा बनाई और उसे कार्यान्वित करने के लिए कांग्रेस कार्यकारी समिति को सौंप दिया, जिस कार्यकारिणी समिति में अधिकतर सिंडिकेट के ही सदस्य थे। आगे बढ़ने से पहले हम उन बिंदुओं की बात कर लें जो 10 सूत्री कार्यक्रम में मौजूद थे। पहला, बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा का परिसीमन, अर्थात शहर में रहने वाले व्यक्ति के पास अधिक से अधिक कितनी चल और अचल संपत्ति हो उसका सीमा तय करना। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, बैंकों का सामाजिक उसके ऊपर नियंत्रण करना, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, तीसरा शहरी संपदा का परिसीमन, चौथा आय का परिसीमन, भूमि सुधार के लिए योजनाएं लागू करना, फिर आता है आपका ग्रामीण भूमिहीनों को भूमि खंड वितरण करना कि वो उस भूमि खंड पर खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। गरीबों को जिनके पास घर ना हो उन्हें घर आवंटित करना और खाद्यान्न का सरकारी वितरण इत्यादि एक दो बिंदु और हो सकते हैं। अब इस प्रकार जब इस तरह के 10 सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर उसे कांग्रेस कार्यकारी समिति को दे दिया गया,
जिसमें जैसा मैंने अभी कहा कि उसमें मुख्यतः सिंडिकेट के ही सदस्य थे, वो अब इसको लागू करने से मना तो नहीं कर पाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जनता के बीच में एक संदेश जाए कि वो गरीबों के हित में नहीं है या वो समाज सुधार कार्य के पक्ष में नहीं है, जबकि अंदर ही अंदर वो इस तरह के कार्यक्रमों के बड़े समर्थक नहीं थे, क्योंकि अधिकतर सदस्य सिंडिकेट के वे पूंजीवाद प्रकृति के थे। इस प्रकार जबरदस्ती इस तरह के निर्देश को थोप दिए जाने पर कांग्रेस कार्यकारी के सदस्य अर्थात मुख्यतः सिंडिकेट कुछ कर तो नहीं पाए, सिवाय इसके कि वो मन महसूस कर रह गए। अर्थात इंदिरा गांधी के इस निर्देश, इस कार्रवाई के पश्चात इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में एक दरार उत्पन्न हो गई। इस बात की परवाह किए बिना कि सिंडिकेट इस बारे में क्या सोच रही है, इंदिरा गांधी और कार्यक्रमों की सोच के बारे में लग गई कि किस प्रकार से और इस प्रकार की योजनाएं लाई जाएं कि गरीबों के बीच और भी कड़ा संदेश पहुंचे कि निश्चित तौर पर कांग्रेस गरीबों की हित की पार्टी है, जिससे कि जनसाधारण गरीबों के बीच कांग्रेस के जन आधार को मजबूत किया जा सके। हम इस पाठ कांग्रेस कार्यप्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस पाठ के बचे हुए हिस्से की चर्चा हम अगली वीडियो, जो इसका अंतिम भाग होगा, उसमें करेंगे। स्वाभाविक है कि प्रश्न उत्तर एवं इसी से संबंधित अन्य चर्चाओं, अन्य तथ्यों की चर्चा भी हम उसी दूसरी वीडियो में करेंगे। कीजिए दूसरी वीडियो का इंतज़ार। शुभ रात्रि।